तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सब कक्षा 10वीं के अध्याय विद्युत धारा के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सभी को इस वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न तथा विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी का संग्रहण किया गया। आप देख सकते हैं कि आज हम सबको इतने सारे क्वेश्चन करने, आज सभी क्वेश्चन करेंगे हम सब इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कवरेज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले हम सब देख लेते हैं कि किस किस फार्मूले की हम सबको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, यह है फार्मूला सीट इस चैप्टर का, पूरा फार्मूला सीट है। हम जिस भी क्वेश्चन को करेंगे उससे पहले आपको बता देंगे कि किस किस फार्मूले को आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सब करेंगे Q = NE वाले फार्मूले से। यहाँ पर Q क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेश को कूलम में नापा जाता है। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। याद रखना है कि E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। फिर से बता दे रहे हैं Q = NE। Q क्या है? आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, जिसका मान आपको याद रखना है। इसके बाद हम सब करेंगे इस वाले फार्मूले से, लेकिन अभी इस वाले फार्मूले से कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान दिया गया है 5। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताएं। आवेश की मात्रा मतलब Q का मान बताएं, और प्रकृति मतलब धनात्मक है कि ऋणात्मक है ये बताइए। E का मान याद रखना है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो चलिए करते हैं। Q = होता है NE। Q का मान हम सबको बताना है, N का वैल्यू है 5 और ये है 1.6 × 10⁻90। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बस करना है, आ जाएगा 8 × 10⁻90 कूलम। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गया। आप देखिए इलेक्ट्रॉन इतने अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो फॉर्मूला शीट पर भी लिखा था कि इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन को जब त्यागते हैं तब धनावेश होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चार्ज की प्रकृति कैसी होगी? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेश, ठीक, प्रकृति होगा ऋणावेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए मतलब N का मान हम सबको बताना है। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मान तो सबको जानता है 1.6 × 10⁻19। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले, मतलब आवेश का मान दिया गया है 1 कूलम। तो आवेश का मान दिया गया है 1 कूलम। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, और E का मान सबको पता है। तो चलिए बताते हैं। Q = NE। N का मान बताना है तो N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा Q/E। और Q का मान कितना है? 1, और E का मान है 1.6 × 10⁻19। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे, 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19। अब 10/16 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.625, और यहाँ 10⁻19। अब इस दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो इस 19 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये हो गया n का मान। याद रखना है कि एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी पॉइंट को पीछे ले जाते हैं तो पावर माइनस होता है, और पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो पावर प्लस होता है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे फार्मूला, कि किस फार्मूले से क्वेश्चन होने जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो को पार्ट वाइज करेंगे, हर एक फार्मूला का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को एक साथ करेंगे, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, जिससे आपका सारा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कौन से फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब इस फार्मूला को देखिए, I = Q/T है। यहाँ पर I क्या है? I है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। और Q क्या है? Q है स्थानांतरित आवेश, यानी कितना आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया है। आवेश को किस में नापते हैं? कूलम में, दूसरी बार बता रहे हैं। और T क्या है? समय अंतराल, यानी कितना समय लगा है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो T है समय अंतराल। समय अंतराल को किस में नापते हैं? सेकंड में। फिर से बता दे रहे हैं, I = होता है Q/T। I है विद्युत धारा, Q है स्थानांतरित आवेश, और T क्या है? समय अंतराल। सबका मात्रक यहाँ लिखा गया है, जिसमें से इसका मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है I = Q/T और Q = NE, इन दोनों का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा गया है कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन
यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन में दी गई है। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं? 10⁸ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। आगे बढ़िए, कितने समय में स्थानांतरित होते हैं? टाइम का वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ठीक, तो हमको क्या बताना है? हम सबको बताना है कि विद्युत धारा बताना है और क्या बताना है, किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो आई का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है? Q/T। क्यू का मान तो पता ही नहीं है कि कितने आवेश स्थानांतरित हुए हैं, तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? NE। एन का वैल्यू है 10⁸ और ई का वैल्यू याद रखना है कितना होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1.6, जब बेस एक जैसा होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो -19 + 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻11 कूलाम। तो इतने आवेश स्थानांतरित हुए हैं। तो ये तो क्यू का वैल्यू आया है, आई का वैल्यू बताना था हम सबको। तो आई इज इक्वल टू Q/T। क्यू का वैल्यू कितना आया? 1.6 × 10⁻⁻11 और टाइम कितना है? 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1.6, जब डिवाइड होता है और बेस एक जैसा होता है तो पावर को माइनस करते हैं, तो -11 -4, तो आई का वैल्यू कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो -7। इतना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है। देखिए मात्रक आपको जरूर लगाना है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किसी विद्युत चालक में 3.75 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दर आप सबको दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के बहने की दर कितने इलेक्ट्रॉन? 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। तो लिखते हैं क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताएं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इसका मतलब क्या है? 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट बह रहे हैं। इसका मतलब कि प्रति मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह बह रहे हैं। तो ये क्या है? टाइम कितना है? 60 सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन में दी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया गया है? 3.75 × 10⁻20। तो हम सब क्या परिकलित करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में भी एन का वैल्यू दिया गया था और टी का वैल्यू दिया गया था। तो क्या किए? पहले क्यू का वैल्यू निकालें और फिर डिवाइड दे करके आई का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। पहले क्यू का वैल्यू निकालेंगे। क्यू इज इक्वल टू होता है ना एन का वैल्यू कितना है? 3.75 × 10⁻20 और ई का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे? इसका और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये है क्यू का वैल्यू। अभी इतना ही रखते हैं क्यू के वैल्यू को। अब आई का वैल्यू निकालते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा? Q/T। क्यू कितना है? इतना 3.75 × 10⁻20 × 1.6 × 10⁻⁻19 और टी कितना है? टी है 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने पर कितना आएगा? इन सबको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए नंबर को एक में सॉल्व करिएगा, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो चुपचाप देखिए। तो 375 × 16, इसके दशमलव के पीछे 2 अंक है तो यहाँ 100, इसके दशमलव के पीछे 1 अंक है तो 10, × 60 और × 10⁻, ये कितना है? 20 और प्लस -19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 375 का 16 से गुणा कर दीजिए और फिर 60 से काट लीजिए, नहीं तो देखिए 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, और 5 से 35, कितना बचेगा? 5 5 25। फिर उसके बाद 4 3 12 और 4 4 16 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, और 25 3 हो जाएगा 75 और 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन था, कुछ बेकार सा कैलकुलेशन नहीं था। 20 में से 19 जाएगा, बचेगा 1, मतलब कि 10, और नीचे क्या बच रहा है? नीचे भी 10 बच रहा है। 10 10 खत्म हो गया, कितना आ गया? 1 एम्पियर का विद्युत धारा बह रहा है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। ठीक, विद्युत धारा का मान दिया गया है, यानी कि आई का मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। जी क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस क्वेश्चन में आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर।
और क्या लिखा गया है, प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब समझ गए होंगे कि n का वैल्यू हम सबको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बिल्कुल दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो लिखा है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। यानी टाइम का वैल्यू दिया गया है 1 सेकंड। ठीक, टाइम का वैल्यू दिया गया है 1 सेकंड। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE, और बटे में ये हो गया T। तो I इज इक्वल टू NE/T। हम सबको किसका वैल्यू बताना है, N का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से I इंटू ये T इधर भाग कर रहा है, उधर गुणा हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा N का वैल्यू। N का वैल्यू क्या होगा, I इंटू T/E। और सब का वैल्यू दिया गया है, रख दीजिए। I का वैल्यू कितना है 10, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और इधर क्या है n। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10, और इसको जब फ्रैक्शन बदलेंगे एक जीरो और ऊपर हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ बराबर n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6.25 इंटू, ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 19 ऊपर आएगा तो प्लस का 19 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू n। तो देखिए n का वैल्यू हो गया 6.25 इंटू 10⁻⁹। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले फिर से आपको बताना चाहेंगे फार्मूला। ठीक, अब फार्मूले को देखते हैं। तो अब हम सब इस फार्मूले पर बढ़ गए हैं। ये क्या है, डेल्टा इसको कहा जाता है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। डेल्टा V मतलब इसको बहुत सारी किताबों में V भी लिखा गया है, आप भी कह सकते हैं। तो ये डेल्टा V क्या है, विभवांतर, मतलब विभव में अंतर, इसको V भी कह सकते हैं। चलिए, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम बोलिए या फिर वोल्ट बोलिए, सेम बात है, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। तो इसका याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक। यहाँ पर W क्या है, W है कार्य, और Q क्या है, Q है आवेश। तो याद रख लीजिए V इज इक्वल टू W/Q। V क्या है, विभवांतर, W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। ये W क्या है, Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस फॉर्मूले से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, 12.2। NCERT का उदाहरण है 12.2, इसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही आसान है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक, 12 वोल्ट विभवांतर है और आवेश कितना है, 2 कूलम आवेश को ले जाने में। W यानी कार्य का मान पूछा जा रहा है, कितना आसान है, V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इंटू Q। V कितना है 12, Q कितना है 2, कितना हो जाएगा 24 जूल। कार्य को जूल में नापते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, NCERT का था, इसीलिए ले लिए। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि एक चालक तार से बिंदु A से बिंदु B की ओर 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड में जाती है। यदि चालक को 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तब A से B तक धारा को प्रवाहित करने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो देखिए, धारा का मान यानी कि I का मान दिया गया है कितना, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। टाइम कितना है, 5 सेकंड, 5 सेकंड तक बह रही है। और चालक को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट। तो हमको क्या बताना है, हम सबको बताना है कितना कार्य किया जाएगा। चलिए ठीक है, बता सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q, और W का मान निकालने के लिए इस Q का V से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। Q क्या है, आवेश, आवेश कितना प्रवाहित हुआ है, आपको पता है, नहीं पता है तो पहले निकालिए। कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। देखिए ये Q और ये Q दोनों सेम चीज़ है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो लिख दे रहे हैं ऐसे Q। I कितना है 2 और Q, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 कूलम। अब बस यहाँ पर रखना है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। Q कितना आया है 10 और V कितना आया है, V है 8। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 जूल। तो 80 जूल का काम करना होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है कि एक तार प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस पर लिखा गया है कि विभवांतर हम सबको दिया गया है कितना, V इज इक्वल टू दिया गया है 1.5 वोल्ट। आगे पढ़िए, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। धारा प्रवाहित होने में 20 सेकंड, टाइम का वैल्यू ही दिया गया है 20 सेकंड, और कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए ऊर्जा और कार्य की चीज़ है 15 जूल, तो W इज इक्वल टू 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। धारा के मान यानी कि I का मान हम सबको बताना है कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको करते हैं। V इज इक्वल टू कितना होता है, W/Q होता है,
और आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। टी दिया गया है बिल्कुल, क्यू दिया गया है नहीं, तो क्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वी कितना है 1.5, फ्रैक्शन में कर लीजिए 15/10, और डब्लू कितना है 15, और यहाँ पर क्यू, ये 15 से 15 खत्म हो जाएगा एक एक बार में। इधर से क्यू का वैल्यू निकालिए 10 आ जाएगा, 10 कूलाम, यानी 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ है। चलिए ठीक है, आई का मान बताना है, बता सकते हैं। क्यू कितना है 10, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, काट लीजिएगा 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए फार्मूला शीट में हम सब ने इस फार्मूले से भी क्वेश्चन कर लिया, इस वाले फार्मूले से भी, इस वाले फार्मूले से भी। अब हम सब आगे देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम। तो इसमें v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये ओम का नियम है। v इज इक्वल टू आई आर, वी क्या है, v है विभवांतर, विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट, और आई क्या है, आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में नापते हैं एम्पियर में, और आर क्या है, आर है चालक का प्रतिरोध, और प्रतिरोध को किस में नापते हैं ओम में। प्रतिरोध का मात्रक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ओम साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर रखा गया इसका मात्रक ओम, ये है ओम का साइन, ठीक, ये ओमेगा इसको कहा जाता है। तो फिर से देखिए v इज इक्वल टू आई आर, वी क्या है विभवांतर, आई क्या है विद्युत धारा, और आई है चालक का प्रतिरोध। अब आगे देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का उदाहरण है 12.4। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो देखिए जब धारा लेता है वो कितना 4 एम्पियर, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होता है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। मतलब दूसरा करंट कितना बहेगा जब अगर हम सब टर्मिनल के बीच विभवांतर को बदल के कर दें 120 वोल्ट कर दें। तो देखिए आई बदल सकते हैं, वी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। जो आर होता है, आर मतलब प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है वो चालक पर निर्भर करता है। चालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पर। क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या लिखा है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि हीटर को नहीं बदला गया है। जब हीटर नहीं बदलेंगे तो आर भी नहीं बदलेगा। आर चालक यानी कि जिसमें से करंट बह रहा है बस उस पर निर्भर करता है, ना वी पर निर्भर करता है ना आई पर निर्भर करता है। तो आर का मान सेम होगा पहले कंडीशन में भी दूसरे कंडीशन में भी। तो चलिए आर का मान निकालेंगे हम सब। तो अभी हम बताए हैं कि ओम के नियम से अब लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो v कितना है 60 वोल्ट, धारा कितनी बह रही है 4 एम्पियर, और आर हम सबको निकालना है। इसको काट देते हैं, इससे 15 बार में कट जाएगा, बहुत ही आसान है। आर हो जाएगा 15 ओम। अब देखिए इस वाले में अब हम सब ओम का नियम लगाते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है आई आर, वी कितना है 120, और धारा कितनी बह रही है वही हम सबको बताना है, और आर नहीं बदलेगा, आर कितना है 15। अब इसको काट दीजिए 15 से, कितने बार में कटेगा ये 5 3 ज़ा 15, और कट जाएगा 5 से कितने बार में 24 बार में, और 3 से कट जाएगा 8 बार में। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 8 एम्पियर। तब इसमें से 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या लिखा गया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 ओम, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए वी भी दिया गया है कितना 220 वोल्ट से कितनी धारा, यानी कि आई का मान कितना होना चाहिए। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट की स्रोत से कितनी धारा लेगा। ये बी है, इसका ए पहले सॉल्व करते हैं। ए देखिए आर है, वी है, आई का मान बताना है। वी इज इक्वल टू होता है आई आर, वी का मान कितना है 220, और आई का मान कितना है ये हमको बताना है, और आर कितना है 1200। तो आई कैसे निकलेगा, 220 में डिवाइड दे देंगे किसका 1200 का, जब इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 0.18 एम्पियर। तो आई का वैल्यू हो गया 0.18 एम्पियर। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करिए। बी पार्ट में क्या लिखा गया है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि आर है 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, यानी यहाँ पर भी आई का मान बताना है। तो चलिए करते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, वी कितना है 220 इज इक्वल टू आई, आर कितना है 100। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 220/100, और कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आई हो जाएगा 2.20 एम्पियर। आसान क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 को समझने के लिए हम सबको फिर से समझना होगा फॉर्मूला। तो देखिए ओम के नियम से भी हमने क्वेश्चन किया, लेकिन अभी और करेंगे। परिपथ से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ओम के नियम से ही होते हैं। तो अभी ओम का नियम खत्म नहीं हुआ है। अभी हम सब देखेंगे प्रतिरोध का सूत्र। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच क्या संबंध होता है। देखिए जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई की। जितना लंबा तार लेंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और ये प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मतलब अगर मोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा और पतला तार लेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और आर किसके और जब इन दोनों को हम सब मिला देते हैं तो हो जाता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती हो जाता है L बटा ए के। अब ये जो है वो है समानुपाती का साइन। इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब कि नियतांक, और वो क्या है, रो। जो नियतांक आता है वो होता है रो। तो देखिए यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोधक प्रतिरोध को किसमें नापते हैं, ओम में। ये है रो, इसको कहते हैं रो, इसका नाम क्या है, प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसका मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओम मीटर। एल मतलब लंबाई का मात्रक होता है मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मतलब हम सब का क्वेश्चन नंबर 13 है और एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल में दिया गया है। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, ठीक, लंबाई दिया गया है कितना, 1 मीटर। 1 मीटर लंबे तार का वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर कितना है, 26 ओम। यदि तार का व्यास यानी डी का मान 0.3 mm, ठीक, तार का व्यास देखिए, तार को गोल ही मानिए, मतलब वृत्ताकार मानिए, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये इसका व्यास दिया गया है 0.3 mm, ठीक, 0.3 mm। तो इससे क्या निकल आएगा, रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलेगा, 0.3 बटे 2। सॉल्व करिए, कितना होगा, 3/20, फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये mm में आ रहा है, मिलीमीटर में। लंबाई को जब भी दूरी नापना हो तो मीटर में ही नापिए, एसआई पद्धति में मीटर में ही नापा जाता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है मीटर, 10⁻³ मीटर। ठीक, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। रख दीजिए, तो ये होगा 3/20 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इससे क्या निकालेंगे हम सब, ए का मान निकालेंगे। ए मतलब क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 रख लेते हैं, 3.14। और आर कितना है, 3/20, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ पर 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ही है बस। तो देखिए कैलकुलेशन करने पर आएगा 0.070 इंटू 10⁻⁻6। चिंता मत करिए, इतना खतरनाक कैलकुलेशन हो सकता है ना दिया जाए आपको। अब क्या करते हैं, रो का वैल्यू हम सबको बताना है, रो का वैल्यू, ठीक, बताना भूल गया, रो का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, यानी रो का वैल्यू बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए। तो रो कैसे निकालेंगे, R इंटू ए बटा एल, ये हो जाएगा रो। ठीक, आर का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इधर नीचे हो जाएगा। आर कितना है देखिए 26, ये कितना अभी निकाले हैं 0.070 इंटू 10⁻⁻6, और एल कितना है 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 से, कितना आ रहा है ये 1.83 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया इसका प्रतिरोधकता 1.83 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब देखिए आगे इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में कि तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए सारणी का उपयोग करके। सारणी आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, इसलिए भविष्यवाणी भी नहीं पूछा जाएगा। तो आगे का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए आगे के क्वेश्चंस को हम सब पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो लंबा होने के कारण अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।